Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.76 from Irido-Whitley series. इस क्वेश्चन को यार हम दो मेथड से करेंगे ना। सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन जो एनएलएम फ्रिक्शन का प्रॉब्लम होते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम, एक तो उससे करेंगे। दूसरा हम वर्क एनर्जी पावर वाले मेथड से करेंगे। और बिलीव मी, जो सेकंड मेथड होने वाला है बहुत ही स्वीट मेथड, यानी कि बहुत जल्दी आंसर देगा और बहुत ही कंसेप्चुअल है। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्क एनर्जी पावर में अगर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन जैसी चीज़ें अगर तुम्हें थोड़ी सी भी आती हैं तो वो तुम्हें तुरंत आंसर निकाल के देगा। समझ में आ रही बात? तो पहले हम फंडामेंटल तरीके से करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन से, और फिर उसके बाद में हम सेकंड मेथड पर जाएंगे। तो दोनों ही मेथड आने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें दोनों तरीके से सोल्व करनी प्रॉब्लम आनी जरूरी है। कौन किस जगह कैसे कोई मेथड काम में आ जाता है पता नहीं है ना, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर 1.19 द मास ऑफ द बॉडी वन जो बॉडी है उसका मास जो है वो नीटा यानी कि 4 टाइम्स नीटा टाइम्स ग्रेटर है सेकंड वाले मास के, यानी कि 4 गुना है। अब अगर इस राशि में मैं टेंशन टी मानूं तो इस राशि में टेंशन टी और टी, तो इस राशि में टेंशन 2t हो जाए, क्योंकि पुली आइडियल वगैरह है तो इन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मासलेस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 2t, तो इसके कंपेरिजन में इस पर डबल टेंशन तो लग रही है, इसका मास 4 गुना है mg, है ना, वेट 4 गुना है। इस वजह से हो सकता है नीचे जा रही हो, तो ये नीचे गिरेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि हाइट 20 सेंटीमीटर पर था इनिशियली, और मास इज द पुली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। थ्रेड्स का मास फ्रिक्शन वगैरह सब नेग्लिजिबल है, पुलीज आर आइडियल, ठीक है ना सब कुछ। एट ए सर्टेन मोमेंट बॉडी टू इज रिलीज, बॉडी टू इसको पकड़ के रखा हुआ था और अब इसको छोड़ दिया। इसको पकड़ के रखा हुआ था, ये भी नहीं चला, जैसे इसको छोड़ा क्योंकि ये नीचे गिरना चाहेगा तो ये ऊपर उठेगा। अब बोल रहा है कि सेट इन मोशन, अरेंजमेंट मोशन में आ जाता है उसके बाद में। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट बॉडी टू विल गो अप, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो मैक्सिमम हाइट, अब तुम बोलोगे सर ये यहाँ तक आएगा उसके बाद में ये यहाँ तक जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि ये रुक जाएगा यहाँ पर टकराने के बाद तो ये भी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब ये नीचे गिरेगा तो ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो रस्सी के कंस्ट्रेंट के हिसाब से ये करे नीचे एक्सेलरेट करेगा, नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ेगी। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा ये तो रुक जाएगा, लेकिन अब ये ऊपर जाना बंद थोड़ी कर देगा, इसकी कुछ वेलोसिटी गेन करी होगी, ये तो टकरा करके वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी थोड़ी जीरो होगी। तो इसके पास जो भी वेलोसिटी आएगी उसकी वजह से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। जैसे ऊपर चलना स्टार्ट करेगा अब स्ट्रिंग क्या पड़ जाएगी, लूज हो जाएगी। समझ में आ गई? स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, क्योंकि अब ये ब्लॉक नीचे नहीं जा पा रहा, सिर्फ ये ऊपर आ रहा है। तो अब स्ट्रिंग लूज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, टेंशन जीरो। तो यहाँ के बाद में टेंशन जीरो हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटी में फ्री फॉल करेगा, ऊपर जाकर के नीचे आएगा। और जैसे ही वापस यहाँ पर आएगा उसके बाद और नीचे जाना चाहेगा तो फिर ये वापस उठना स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ में। समझ में आ गई बात? तो ये वाली प्रॉब्लम है। अब इसको हम समझते हैं और सोल्व करते हैं। हमने समझा कि भाई इस रस्सी में अगर मैं टेंशन टी मानूं तो ये टेंशन टी और टी ऐसे लगेगी। इस पुली ये आइडियल है, मासलेस है, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए इस वाली पुली में टेंशन 2t होना चाहिए, नीचे की तरफ लगेगा इस पर, और वो 1 नंबर के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ 2t टेंशन लगेगा। तो इस रस्सी में टेंशन 2t है अगर इसमें टेंशन t है तो, और इस पूरी रस्सी में टेंशन t रहेगा, क्योंकि एक ही रस्सी है, आइडियल रस्सी है, बीच में कोई मास आया नहीं है। दूसरा हम ये मान लेते हैं कि भाई ये मान लो कुछ x1 नीचे आता है तो उसके कंपैरिजन में x2 नीचे ऊपर चला जाता है। तो जब ये कुछ x2 ऊपर आएगा तो रस्सी x2 रिलीज होगी, और पुली अगर नीचे, अगर ये वाला मास x1 नीचे जा रहा है तो इसको नीचे x1 आने के लिए इधर भी x1 और इधर भी x1, पुली को नीचे आने के लिए दोनों तरफ x1 रस्सी चाहिए। वो x1 और x1 रस्सी कहाँ से आएगी? इसी से तो आएगी। यानी कि जो x2 ये देगा वो इसको 2x1 की रिक्वायरमेंट पूरी करवाएगा। तो x2 इक्वल टू कितना होगा, 2x1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 इक्वल टू 2v1 और एक्सेलरेशन आ जाएगा w2 इक्वल टू 2w1। मैंने मान लिया कि इनकी एक्सेलरेशन इसकी w1 और इसकी w2 है, इसके नीचे इसके ऊपर। तो w1 और w2 का जो रिलेशन है वो बन जाएगा w2 इक्वल टू 2 टाइम्स w1। समझ में आ गई बात? इसका मास जो है वो इसका मास अगर m है तो नीटा टाइम्स m है, यानी कि नीटा की वैल्यू 4 है तो ये 4 टाइम्स m है इसका। समझ में आ गई बात? ये h हाइट ऊपर था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसे सिस्टम को छोड़ा, ये एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तब देखते हैं कि भाई ये जब नीचे आएगा तो ये कितनी स्पीड से पहुंचेगा और इसकी स्पीड क्या होगी, कितने टाइम में होगा, ये सब कैलकुलेट करते हैं। फिर इसकी स्पीड निकालने के बाद फिर ऊपर तो फ्री फॉल करेगा तो मैक्सिमम हाइट का वो वाला तो अलग से आएगा, और यहाँ से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट फिर टोटल निकलेगी। तो 1 पर देखते हैं, 1 पर नीचे उसका नीटा mg लग रहा होगा, नीटा m इसका मास है, नीटा mg इसका फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर टेंशन 2t, नीचे w1 एक्सेलरेशन। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब हमने इसको फोर्स को बड़ा माना है, तो नीटा mg पुलिंग फोर्स माइनस अब जो उसको रोक रहा है अपोजिंग फोर्स, नीटा mg माइनस 2t इक्वल टू नीटा m इसका मास इंटू एक्सेलरेशन w, एफ नेट इक्वल टू ma। सेकेंड वाले ब्लॉक पर भी इस पर नीचे mg लग रहा होगा, इसका मास mg, ऊपर टेंशन t लग रही होगी, इसका एक्सेलरेशन w2 हमने ऊपर मानी, मतलब टेंशन हमने mg से बड़ी मानी, तो नेट फोर्स आ जाएगा t माइनस mg इक्वल टू मास m इंटू उसकी डायरेक्शन, नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन w2।
W2 इक्वल टू 2 टाइम्स W1 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे W2 की जगह 2 टाइम्स W1, क्योंकि हमें इसी की एक्सेलरेशन की अगर हम ये निकालेंगे ये कितनी एक्सेलरेशन चल रहा है, तो ये निकालेंगे ये कितनी स्पीड से पहुंचा, उसके हिसाब से कंस्टेंट रिलेशन से ये इसको डिफरेंशिएट जब किया था तो हमें ये पता था किसी भी इंस्टेंट पर इसकी 2 टाइम V1 V2 के बराबर भी होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर ये किस स्पीड से पहुंच रहा है यहाँ पता चल गया, तो ये किस स्पीड से यहाँ पहुंचेगा वही पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर W2 की जगह W1 रख दिया और दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि इसमें 2t है तो इसको भी 2 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे ताकि टेंशन से टेंशन कट जाए और W1 निकल के आ जाए। तो जो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन थी नी टाइम जी माइनस 2t, उसमें ऐड करेंगे ये वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2t माइनस 2mg इधर ऐड हो गया, इक्वल टू इधर तो था नीटा एम डब्ल्यू वन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही बन जाएगा 4m W1। इसमें 2t से 2t कट जाएगा, इधर की तरफ क्या बन जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, तो नीटा माइनस 2 इज इक्वल टू इधर m और W1 कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर बचेगा नीटा और 4, नीटा प्लस 4, m से m कट गया तो एक्सेलरेशन W1 की वैल्यू आ जाएगी नीटा माइनस 2 अपॉन में नीटा प्लस 4 इंटू जी। समझ में आ गई बात? अब W1 को जो वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन W2, तो W2 एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 टाइम्स W1 यानी कि 2 टाइम्स नीटा माइनस 2 अपॉन में नीटा प्लस 4 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन, दोनों की एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास में। हमें ये भी पता है किसी भी इंस्टेंट पर ये जो चलेगा वो इसके डबल चलेगा, क्योंकि इसको अगर x नीचे आना है तो उसको 2x जाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो रस्सी x और x इधर की तरफ मिलेगी तभी तो नीचे x आ पाएगा। तो x1 तुम्हारा जो तुम्हारा x1 है, ठीक है, x2 तुम्हारा 2x1 के बराबर है, ये जो ऊपर चलेगा वो ये जितना चलेगा उसका डबल, यानी कि x2 तुम्हारा 2x1 के बराबर है। तो अगर ये मान लो नीचे आने में h डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये कितना चलेगा, उसका डबल। भाई ये जितना भी चलता है इसको उसका डबल चलना पड़ता है, x2 है जो x1 का डबल है, x2 जो है x1 का डबल है, तो ये जितना भी चलेगा उसका डबल ये चलेगा। तो अगर इसको नीचे आने के लिए एस डिस्टेंस चलना है तो जितने टाइम ये एस डिस्टेंस नीचे आएगा कितने हाइट ऊपर चला जाएगा, 2h। तो जिस समय ये हिट करेगा ग्राउंड को उस समय ऑलरेडी ये 2h हाइट पर होगा, तब तक तो यही एक्सेलरेशन चलते रहेंगे और जिस स्पीड से ये पहुंचेगा उसके डबल स्पीड से ये चल रहा होगा। समझ में आ गई क्या बात? तो x2 इक्वल टू 2x1 तो हम बोल सकते हैं व्हेन ब्लॉक 1 कम्स डाउन डिस्टेंस h देन ब्लॉक 2 विल मूव डिस्टेंस 2h अप बट इट विल हैव द सेम स्पीड ऑल्सो, है ना, इट विल हैव सम स्पीड ऑल्सो, है ना, कि सेम तो नहीं होगी क्योंकि v1 और v2 का रिलेशन भी वैसा ही है जैसे h1 h2 का है, बट कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी इसके पास, वहाँ पे जाकर रुकेगा नहीं, तो रुकेगा नहीं तो फिर और ऊपर जाएगा। तो अगर ये h नीचे आया है तो ये 2h ऊपर चला गया, ये तो हमें पता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ स्पीड भी होगी, स्पीड कैसे होगी हम निकाल सकते हैं, भाई इसका डिस्प्लेसमेंट 2h है, इसकी नीचे वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, और एक्सेलरेशन इसकी W2 हमें पता है। समझ में आ गई के बात? तो हम लगा देंगे इस पर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी W, तो हम लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एक्सेलरेशन W, कौन सी W2, तो वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 से चला था इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन W2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2h है, W2 की वैल्यू रख देंगे 2 टाइम्स नीटा माइनस 2 अपॉन नीटा प्लस 4 इंटू जी, और यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब ये वी स्क्वायर की उसके बाद तो फ्री फॉल करेगा, क्योंकि उसके बाद क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फ्री फॉल करेगा। तो ये क्या ग्रेविटी के अंदर अगर किसी बॉल ऑब्जेक्ट को v स्पीड से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाता है, वो v² जी। तो ये वाली हाइट h2 मान लेते हैं कि यहाँ से और h2 पर जाता है, तो वो h2 कितना होगा, h2 होगा v² जी। v² की वैल्यू हमने ये निकाली, इसको 2g से डिवाइड कर दो, ये कितना बन जाएगा 4h नीटा माइनस 2 अपॉन में नीटा प्लस 4, और h मैक्स कितना हो जाएगा, h मैक्स बन जाएगा 2h प्लस h2, 2h प्लस h2, दोनों को जोड़ देंगे, h2 की वैल्यू जो निकाली यहाँ पर रख देंगे और एलसीएम वगैरह लेकर के इसको जोड़ देंगे, तो h मैक्स आ जाएगा 6h नीटा अपॉन में नीटा प्लस 4, नीटा की वैल्यू खुद 4 है, यहाँ पर रख देंगे तो h मैक्स निकल करके आ जाएगा। नीटा और h की दोनों वैल्यू दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर और 4, तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंड मेथड पर चलते हैं ना। ये मेथड 1 था और ये प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये करना आना चाहिए। ठीक है, मेथड 2 आसान है लेकिन इसके लिए हमें वर्क एनर्जी पावर आना चाहिए। अगर तुम्हें आता है तो तुम इसको आसानी से समझ सकते हो। हम ये देखते हैं कि भाई ये मान लो नीचे डिस्टेंस h आया तो ये 2h जाएगा, इतना तो हमें समझ में आता है कंस्टेंट रिलेशन से। ये 2h ऊपर चला जाएगा, जैसे ये नीचे मान लो h नीचे आया और ये 2h ऊपर पहुंच गया, और जैसे ही हिट करने से ग्राउंड हिट करने से जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी v होगी, तो ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, v/2 से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि जितना ये चलेगा उसका आधा चलेगा ना ये तो, या फिर ये बोलो ये जितना चलेगा उसका डबल ये चलेगा। तो अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो ये v/2 से नीचे आ रहा होगा, और ये हिट करने से जस्ट बिफोर हिटिंग, ये क्या कंडीशन है, जस्ट बिफोर हिटिंग, अगले इंस्टेंट पर ये हिट कर देगा तो ये तो रुक जाएगा, लेकिन इसकी तो अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी v रहेगी ना, फिर ये फ्री फॉल करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ गई बात? तो अब हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सिस्टम में
हिट करने से पहले तक कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, हिट करने का तब तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होगी उसके ग्राउंड के साथ में, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन हिट करने से जस्ट पहले तक क्योंकि एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन विक्शन नहीं था, स्ट्रिंग जो थी वो सब आइडियल थी, मासलेस थी, तो एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हुआ। ग्रेविटेशनल एनर्जी में जो चेंज आया वो ही काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो ये तो नीचे आया एच नीचे आया तो कितना पोटेंशियल जी, जो हम देखें इनिशियली हम मान लेते हैं ये रेफरेंस लेवल है, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियली अगर इसको रेफरेंस लेवल मान लो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान लो, तो इनिशियल इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी नीटा एम इसका मास इंटू जी इंटू हाइट कितनी है एच, नीटा एम जी एच इसकी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास जीरो थी, ये तो जीरो लेवल पे ही था, तो इसकी पोटेंशियल भी जीरो थी, सिस्टम चल ही नहीं रहा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। इक्वल टू फाइनली ये तो आ जाएगा जीरो लेवल पर, तो इसकी पोटेंशियल तो जीरो, लेकिन ये एम मास कितने चला जाएगा 2h हाइट पर, तो एम इंटू जी इंटू इसकी हाइट 2h, ये पोटेंशियल जी सिस्टम की, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ये एम मास तो v स्पीड चल रहा होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, और ये नीटा एम मास v/2 स्पीड से चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ उसका मास नीटा एम इंटू v/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे हम, 8 से 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स नीटा एम जी एच इक्वल टू ये 8 से मल्टीप्लाई 16 एम जी एच प्लस ये बन जाएगा 4 एम वी स्क्वायर और नीटा एम वी स्क्वायर। एम जी एच वाले टर्म्स को एक तरफ भेज दिया और इन दोनों में से 8 एम जी को एच कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा नीटा -2, इधर की तरफ करेंगे तो ये एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो बन जाएगा नीटा +4, एम से एम कट जाएगा और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखो हमें कोई एक्सेलेरेशन कोई टेंशन वी स्क्वायर में स्क्वायर 2s कुछ नहीं लगाना पड़ा, हमें सीधे एनर्जी कंजर्वेशन से वी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। और वी स्क्वायर के आगे तो वी स्क्वायर निकलने के बाद तो सेम कैलकुलेशन है ना भाई, h2 निकालो v स्क्वायर बाई 2 जी से 2h + h2 कर दो आंसर। तो हमने भी सेम करा, वी स्क्वायर आ गया तो h2 निकाल लेते हैं भाई, कितनी और ऊपर जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि उसके बाद फ्री फॉल करेगा, और h2 निकाला और h मैक्स निकाल दिया, और ये वही एक्सप्रेशन आ गया 6h टाइम्स नीटा अपॉन में नीटा +4। इसमें h और नीटा की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, या फिर बोलें 6 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें दोनों मेथड क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अपना जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप टेलीग्राम पर, उस पर आकर के मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हो, और अपना जो फिजिक्स का जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया करके, उस पर आकर के तुम ज्वाइन करोगे, तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी यार दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और करते रहो ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ अपन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।